Now our chapter is divided into two parts. First part was kinetic theory of gases and another part was radiation. First part we are already finished. Now we have to start with radiation. अब रेडिएशन एक्चुअली क्या है, तो इसके बारे में अपने को 11th स्टैंडर्ड में फिर से लिटिल बिट इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन अभी अपने को डिटेल में देखना है। तो उसके लिए हीट ट्रांसफर, हीट एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होती है, एक पॉइंट से दूसरे। कहाँ? तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ टेम्परेचर कम है उसके तरफ ट्रांसफर होगी। नेचुरली जैसे वाटर फ्लो होता है तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, तो उसी तरह से हीट ट्रांसफर होती है जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जहाँ टेम्परेचर कम है उसके तरफ। तो ये हीट ट्रांसफर होने की 3 मेथड्स है, 3 मोड्स आर देयर। Those 3 modes that you have already seen. First, conduction. Another, it was convection. And third was radiation. So in fact, what is radiation then? It is a mode, it is a method of what? To transfer the heat energy from higher temperature to the lower temperature. लेकिन फिर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये 3 अलग अलग। तो कंडक्शन में कैसी होती है? ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कन्वेक्शन में कैसी? ड्यू टू एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल। यू हैव स्टडीड दिस इन डिटेल। और रेडिएशन में कैसी? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये रेडिएशन के बारे में देखना है अपने को। अब रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हीट ट्रांसफर होती है। मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक आध हॉट बॉडी है या फिर सराउंडिंग की बात करते हैं, कोई भी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जिधर टेम्परेचर कम है उसके तरफ हीट ट्रांसफर होगी। तो वहाँ से हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके वेव्स निकलेंगी और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ हीट एनर्जी लेकर जाएंगी और दूसरे बॉडी जहाँ चली जाएंगी। तो वो हीट ट्रांसफर हो रही तो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाएगा। फिर इस रेडिएशन, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस मेथड को कहा जाता है रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण हीट जानी चाहिए। अब इस रेडिएशन जो मोड है इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। और कैरेक्टरिस्टिक्स। First characteristics. In this mode, the heat energy is transferred due to electromagnetic waves. Transferred due to electromagnetic waves. Second, among 3 modes of heat transfer, what are those 3? Conduction, convection and radiation. ये 3 मोड्स है। तो इनमें से 3 में से ये फास्टेस्ट प्रोसेस है रेडिएशन, फास्टेस्ट मोड है। क्यों? तो इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड, तो नेचुरली रेडिएशन विल बी फास्टेस्ट मोड। सो दिस इज द फास्टेस्ट because it is due to the electromagnetic waves which travel with the speed of 3 into 10 power 8 meter per second. इतने फास्टेस्ट है। थर्ड,
कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन मोड्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है। क्योंकि कंडक्शन में क्या होता है कि जहाँ एक जगह पर हीट रहती है और पार्टिकल्स कोलाइड होते हैं, तो पार्टिकल्स का होना जरूरी है, मतलब मीडियम होना जरूरी है। कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स हीट एनर्जी लेते हैं तो वो लाइट होने के कारण वो ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ भी लेकर जाने वाले, हीट एनर्जी लेकर जाने वाले कौन रहते हैं? पार्टिकल्स से रहते हैं। लेकिन रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक आध हॉट बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी और वो जाने लगेगी। तो इस रेडिएशन प्रोसेस में और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जाने के लिए कोई मीडियम होना जरूरी नहीं है। मतलब मीडियम है तो भी वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएगी, नहीं है तो भी वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाएगी। इसका मतलब मीडियम इज नॉट नेसेसरी फॉर रेडिएशन। मीन्स रेडिएशन इज पॉसिबल थ्रू वैक्यूम आल्सो। That is the reason why we are getting the heat or light from sun, even though there is the millions of kilometer band wherein there is no medium at all. मतलब अर्थ और सन के बीच में कहीं तो भी एक पट्टा है जहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो भी सन से निकले हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट या फिर हीट वो अपने अर्थ पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब रेडिएशंस, इस प्रोसेस के लिए कोई मीडियम का होना जरूरी नहीं है। नो मीडियम इज नेसेसरी। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत रेंज में है। बहुत रेंज में मतलब उनके नाम तुमको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। वी स्टार्ट विद द माइक्रोवेव्स, टीवी सिग्नल्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड सो ऑन। ये सारे नाम जो मैंने कहा वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनमें से लेकिन जिनकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे हायर एनर्जेटिक, और जिनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे लो एनर्जेटिक। ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो अभी मैंने नाम बताया तुमको, ऑल दीज आर नॉट कैरिंग द हीट एनर्जी विद देम, दीज आर नॉट ऑल रिस्पॉन्सिबल, बल्कि जिन वेव्स की वेवलेंथ 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻3 मीटर लगभग इस रेंज में होती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻3 मीटर। मतलब जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ इस रेंज में होती है अप्रोक्सीमेटली, those electromagnetic waves can carry the heat energy with them, means these are responsible for the radiation process. और लास्टली रेडिएशन प्रोसेस के लिए हीट ट्रांसफर करते वक्त ऑब्जेक्ट्स, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट ट्रांसफर हो रही है तो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये लो, एक हॉट बॉडी समझो और ये कूल बॉडी, ठीक है। कंडक्शन से अगर मान लीजिए यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो दिस मस्ट बी इन कांटेक्ट, तभी यहाँ से कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होगी। कन्वेक्शन से होना है तो फिर इस गैस से, इस एयर से हीट अगर जा रही तो ये एयर के कांटेक्ट में यह होना चाहिए, मतलब यहाँ भी कांटेक्ट में होना चाहिए। लेकिन रेडिएशन से ये देखो, अभी अगर मान लीजिए ये हॉट है और ये कूल है और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर निकलती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी हीट एनर्जी लेकर यहाँ तक चली जाएगी, चाहे यहाँ खाली जगह है तो भी, इन दो के बीच में वैक्यूम है तो भी चली जाएगी। मीन्स नाइदर दीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, देयर इज नो मीडियम, स्टिल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल गो। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। जरूरी नहीं है फिजिकल कॉन्टैक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स में होना चाहिए। So physical contact not necessary.
बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बीच में फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं है। इन दिनों में ज़रा फिजिकल कांटेक्ट की बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है। फिजिकल कांटेक्ट दूर ही मतलब अवॉइड ही करो, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, दैट यू आर डूइंग नाउ। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडिएशन प्रोसेस। एक्चुअली रेडिएशन ये वर्ड और एक बात के लिए आता है, जब भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ हीट एनर्जी लेकर जा रही या कोई भी टाइप की एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे किसी बॉडी से इमिट हो रही हो या ट्रांसफर हो रही, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्वरूप में जा रही, तो देन इट विल बी कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी और रेडिएशन आल्सो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएंट एनर्जी? That is also called as radiation only. किसको बोल रहे हैं? कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जो ये एनर्जी जाती है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जा रही, एक्सरेज वाली एनर्जी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में जा रही। सो इवन लाइट विल बी कॉल्ड एज रेडिएंट एनर्जी, X-rays will be called as radiant energy, gamma rays will be called as radiant energy और radiations, उनको भी रेडिएशन कहा जाएगा और रेडिएशंस कहा जाएगा। Now, what is the interaction of the radiant energy with matter? यानी जब भी ये radiant energy here after in this chapter radiant energy यानी heat energy, इतना ध्यान में रखना। यानी हालांकि देखा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जब भी मैंने नाम बताया, माइक्रोवेव्स, टीवी सिग्नल्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब ये एनर्जी लेकर जाते हैं। इनमें से ये सबको हम रेडिएशंस या रेडिएंट एनर्जी बोलना चाहिए, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के लिए केवल बता रहा हूं मैं, केवल इस चैप्टर के लिए क्या होगा कि रेडिएंट एनर्जी यानी हीट एनर्जी मानी जाएगी, रेडिएशन यानी हीट एनर्जी मानी जाएगी। अदरवाइज इन जनरल रेडिएंट एनर्जी यानी और रेडिएशन मतलब एनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोपेगेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद इस चैप्टर में जब भी रेडिएंट एनर्जी वर्ड आएगा तो वो हीट एनर्जी समझना। अब जब ये रेडिएंट एनर्जी किसी बॉडी के सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, जैसे मान लीजिए यहाँ से रेडिएंट एनर्जी आ रही है और ये बॉडी के सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो क्या इंटरेक्शन होगी इसके मटेरियल के साथ? सो व्हाट इज द इंटरेक्शन ऑफ द रेडिएंट एनर्जी विद द मैटर? Interaction of radiant energy, that is heat energy, with matter. क्या होगी ये देखना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, जब भी कोई रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है तो उसमें से कुछ पार्ट वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको कुछ पार्ट उसका एब्सॉर्ब कर लेता है, खुद खा लेता है। कुछ पार्ट वो सरफेस के ऊपर से ही, यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट लिए, इसके ऊपर ये रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रही, तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये जरूरी नहीं कि हर ऑब्जेक्ट ऐसा ही करेगा, वो ऑब्जेक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड रहेगा। लेकिन पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या कि आने वाली रेडिएंट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी जो जूल या किलो कैलोरी में वगैरह होंगी, तो उसमें से कुछ पार्ट वो एब्सॉर्ब करेगी, कुछ पार्ट सरफेस से ही वापस भेज जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, यू नो रिफ्लेक्शन, और कुछ पार्ट आर पार निकालेगी, ट्रांसमिट कर देगी। सो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज व्हेन द रेडिएंट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन some part of that radiant energy is absorbed, some part is reflected
and some part is transmitted. ट्रांसमिट करना मतलब आर पार निकलना। अब कितने अमाउंट में वहाँ से एब्सॉर्ब होती है, कितने अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है, कितने अमाउंट में ट्रांसमिट होती है, इसको लेकर इनको मेजर करके उसके कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए गए। तो दो डिफरेंट कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस प्रोसेस आर टू बी नोटेड। फर्स्ट एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, बाद में देखते हैं। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, ऐसा भी कहा, डिनोटेड बाय स्मॉल ए। हाउ टू डिफाइन, जितनी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो गई उसमें से कितने एब्सॉर्ब किए, वो एब्सॉर्ब रेडिएंट एनर्जी और इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। मतलब इट विल बी द रेशियो ऑफ एब्सॉर्ब्ड हीट, रेडिएंट एनर्जी यानी हीट, हीट एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी, तो रेशियो ऑफ एब्सॉर्ब्ड हीट टू द इंसिडेंट हीट। जैसे फॉर एग्जांपल इस सरफेस पर 100 कैलोरी हीट इंसिडेंट हो गई और उसमें से 60 कैलोरी एब्सॉर्ब कर लिया इसने, तो 60 डिवाइडेड बाय 100, व्हाट इज 60? एब्सॉर्ब्ड हीट, व्हाट इज 100? इंसिडेंट हीट। सो रेशियो किसका लेना है? एब्सॉर्ब्ड हीट टू द इंसिडेंट हीट, दैट विल बी द एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट। मतलब ये विल बी गिवन बाय एब्सॉर्ब्ड हीट डिवाइड बाय इंसिडेंट हीट। Now this term is also called as absorptive power of that body। जिस बॉडी के ऊपर हीट इंसिडेंट हो रही उस बॉडी का एब्सॉर्प्टिव पावर भी कहा जाता है। सेम थिंग इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सॉर्प्टेंस। मतलब एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट को 3 अलग अलग नाम है। एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, और एब्सॉर्प्टिविटी, और एब्सॉर्प्टेंस, और एब्सॉर्प्टिव पावर, and so on, different terms. Next, reflection coefficient. Denoted by R, small r. Very simple, it is defined again. जितनी रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो गई उसमें से कितनी रिफ्लेक्ट किया उसने, वापस भेजा, तो दैट विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल आई ये डायरेक्शन में तो रिफ्लेक्ट होगी ये डायरेक्शन में, इधर सरफेस से, यू नो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके अनुसार। तो फिर एनीवे अब इंसिडेंट हुई 100 और उसमें से रिफ्लेक्ट हुई से 10, तो आप रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल बी, मींस it will be reflection coefficient R will be reflected heat divided by incident heat. And third, coefficient of transmission or transmission coefficient. T. Very simple. Ratio of transmitted heat to the incident heat.
अब तीनों कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं। क्या पता चलता है यहाँ से? एब्सॉर्ब्ड हीट, इंसिडेंट हीट, एंड ये भी हीट है, ये भी हीट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि हीट ऊपर भी जूल में अगर है तो नीचे भी जूल रहेगी, तो जूल जूल विल गेट कैंसल। तो जिसको यूनिट नहीं होता उसके कोई डायमेंशंस भी नहीं होते। मतलब absorption coefficient, reflection coefficient, transmission coefficients, all these are means all coefficients are unitless and dimensionless quantity. Now what is the relation between these three, A, R and T, that we have to obtain? Now relation between A, that is absorption coefficient, R, that is transmission reflection coefficient, and T, that is transmission coefficient, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, that we have to see. तो उसके लिए अज्यूम करेंगे कि सपोज एक बॉडी, कोई तो भी एक ऑब्जेक्ट, तो उसके सरफेस पर कुछ अमाउंट की इंसिडेंट हीट इंसिडेंट हो रही, उसमें से कुछ एब्सॉर्ब होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। तो सपोज Q is the total heat energy incident upon, so it's incident heat, जिसमें से कुछ एब्सॉर्ब हुई, लेट इट बी बाय क्यू ए, क्यू मतलब हीट, एब्सॉर्ब्ड हीट, सो दिस इज एब्सॉर्ब्ड हीट, then QR reflected, and QT transmitted. अब सोचो, टोटल जितनी हीट इंसिडेंट हो गई उसमें से कुछ एब्सॉर्ब हो गई, दैट इज बाय QA, QR जितनी रिफ्लेक्ट हो गई और बची हुई ट्रांसमिट हो गई QT। तो नेचुरली व्हाट वी कैन से, QA प्लस QR प्लस QT मस्ट बी इक्वल टू Q वर्थवाइल है। एब्सॉर्ब, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, तीनों की एडिशन क्या होगी, टोटल जो इंसिडेंट हो गई उसमें से। नाउ डिवाइड बाय Q, और टेकिंग दिस Q टू द लेफ्ट, सो देयरफॉर व्हाट, QA प्लस QR प्लस QT divided by Q whole divided, so it will be equal to 1. Divide by Q this each term, so QA divided by Q plus QR divided by Q plus QT divided by Q equals to 1. But we know that QA divided by Q, what is QA? Absorbed heat. What is Q? Incident heat. So absorbed heat divided by incident heat, absorption coefficient, so let it be by A plus QR reflected heat and Q incident heat. So reflected heat divided by incident heat, R coefficient of reflection, similarly this is coefficient of transmission, this is equals to 1. So this is the simple relation between the A, R and T. अब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द बॉडी, वो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करेगी, कितनी हीट एब्सॉर्ब करना, सारी बॉडी जैसा नहीं होगा कि 100 कैलोरी हीट इंसिडेंट हो गई एक आध बॉडी के ऊपर या सभी बॉडी के ऊपर तो सबकी सब 40 कैलोरी हीट एब्सॉर्ब करेंगे, ऐसे नहीं। दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब वो बॉडी कौन से मटेरियल की बनी है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, moreover it depends upon the wavelength of the incident radiation,
ध्यान में रखो, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनके वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए बॉडी डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई है, एक बनी है गोल्ड की और दूसरी बनी है लोहे की, तो दोनों के ऊपर अगर मान लीजिए डिफरेंट वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट किए, तो दोनों ने एब्सॉर्ब की हुई डिफरेंट रहेगी। आयरन ज्यादा एब्सॉर्ब करेगा, गोल्ड कम एब्सॉर्ब करेगा, तो एब्सॉर्ब हीट डिफरेंट रहेगी सेम वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट किए तो। लेकिन अब दोनों अगर मान लीजिए हम गोल्ड के लिए, एक छोटा गोल्ड, ये बड़ा और ये छोटा, और दोनों के ऊपर डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं, एक के ऊपर 10⁻⁻⁶, दूसरे के ऊपर 10⁻⁻⁴। वेवलेंथ अलग अलग है, भले मटेरियल सेम है तो भी दोनों ने एब्सॉर्ब की हुई हीट डिफरेंट रहेगी। सो रिफ्लेक्ट करना, इंसिडेंट एब्सॉर्ब करना या ट्रांसमिट करना, दैट डिपेंड्स अपॉन नो डाउट द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ द बॉडी, also it depends upon the wavelength of the incident radiation. So अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कितना है, आप सब, जो बॉडी ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी तो एब्सॉर्ब हीट ज्यादा आएगी। फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैंने क्या बताया कि इंसिडेंट हीट समझो 100, और एब्सॉर्ब हीट अगर मान लीजिए 100 में से 60 एब्सॉर्ब किया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होगा, 0.6। फिर बची हुई 100 इंसिडेंट हुई, 60 एब्सॉर्ब हुआ, तो बची हुई कितनी, 40 में से कुछ रिफ्लेक्ट होगी और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्ट होने वाली आप 15 है, तो आउट ऑफ 100 so it will be 0.15 रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, और ट्रांसमिशन बचा हुआ रहेगा 25 आउट ऑफ 100 so it will be 0.25। और तीनों की अगर एडिशन कर देते 0.25, 0.15 and 0.60, so that will be nothing but what, 1. That it means absorption coefficient plus reflection coefficient plus transmission coefficient equal to 1. So in this way it will be obtained. तो what I am saying कि कौन सी बॉडी कितनी एब्सॉर्ब करेगी, नॉट ऑल फॉर बॉडीज, सभी बॉडीज के लिए ऐसा नहीं होगा कि एब्सॉर्ब हीट ज्यादा रहेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। इसी को लेकर कुछ बॉडीज ऐसी है कि जो रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिट करते ही नहीं। फॉर एग्जांपल वुड, क्ले, वाटर, यानी वुड के ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट करो, हीट एनर्जी इंसिडेंट करो। एक लकड़े का टुकड़ा लिया अपन ने, बड़ा ब्लॉक, ये लकड़े का समझो, इसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट करो, आर पार नहीं निकलेगी। सो सच ए बॉडी विल बी ओपेक, इट विल बी एब्सॉर्बिंग और रिफ्लेक्ट। हो सकता है कि बहुत सारी उसने एब्सॉर्ब किया और बची हुई फिर रिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन आर पार कुछ नहीं निकाला, ऐसा हो सकता है। तो इट विल हैव द एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, it will have the reflection coefficient, it may have the reflection coefficient, but it will not have the transmission coefficient, क्योंकि transmitted heat क्या है, 0 है। तो 0 है तो फिर transmission coefficient की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। Such a body will be then called as the Atherman's body or Atherman's substance. So depending upon the nature is value of the absorption coefficient, reflection coefficient and transmission coefficient, we can have the different types of the substances. Substances के नाम भी अलग अलग दिए गए हैं। So first, Atherman's substance. What do you mean by Atherman's substance? The substance which cannot transmit the radiant energy incident upon it. मतलब जो रेडिएंट एनर्जी, जो हीट एनर्जी उस सब्सटेंस के ऊपर, बॉडी के ऊपर इंसिडेंट हो गई, उसमें से कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अथर्मनस सब्सटेंस। यानी ये एग्जांपल्स तुमको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को मालूम है मिट्टी के ऊपर अगर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट होती है
जैसे मान लीजिए अपना मकान, ठीक है, तो वो उसके स्लैब के ऊपर अगर मान लीजिए रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो गई तो अपने नीचे रूम के अंदर जो रेडिएंट एनर्जी डायरेक्टली आएगी क्या? नहीं आती। जो भी आती है बाद में अपने को हॉट महसूस होता है तो इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन, सम पार्ट इज ड्यू टू द दैट रेडिएशन, मतलब सॉरी सम पार्ट इज ड्यू टू द कंडक्शन, कंडक्शन कन्वेक्शन से वगैरह कुछ समय बाद आती है, काफी देर बाद। अगर रेडिएशन से आई होती तो इंस्टेंटली, यानी जैसे ही अगर मान लीजिए धूप निकली तो फिर इंस्टेंटली अपने को हीट मिलती है क्या? नहीं। इसका मतलब वो क्या हो रहा, एब्सॉर्ब कर रहा होगा या रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो सच सरफेस विल बी कॉल्ड एज एथरमेनस सरफेस, और सरफेस विल बी दैट सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज एथरमेनस सब्सटेंस। सो फॉर एथरमेनस सब्सटेंस टी की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो अगर t की वैल्यू 0 आती है तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन a प्लस r इक्वल्स टू 1 होगा, a प्लस r इक्वल्स टू 1। इसमें से भी अगर मान लीजिए r की वैल्यू 0 होती है तो a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। मतलब हो सकता है वो बॉडी पूरी तरह से एब्सॉर्ब करे, रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं, ट्रांसमिट तो नहीं कर रही, एथरमेनस बॉडी ट्रांसमिट नहीं करती, ओपेक होती है वो। ओपेक फॉर ओपेक यानी एब्सॉर्ब करने वाली, और रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो गई तो पूरी तरह से मतलब ओपेक हो गई, तो फिर टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये प्लस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें से भी आर की वैल्यू भी 0 हो सकती है तो ये इक्वल टू 1 होगा, या फिर ये की वैल्यू 0 होगी तो आर की वैल्यू 1 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो इसके एग्जांपल्स तुम लोग लिख सकते हैं, different examples: clay, water, wood, and so on. NaCl, sodium chloride, नमक, diatherminous, diatherminous substance. What do you mean by diatherminous substance? Which can transmit the radiant energy. This cannot transmit. And this can transmit. मतलब डायथर्मल सब्सटेंस के लिए T की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, T will not be equal to 0. So take all gases, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन, सभी गैसेस से रेडिएंट एनर्जी जाती है, इसलिए तो एयर से रेडिएंट एनर्जी आ रही इंस्टेंटली। गैस दैट एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, सो ऑल गैसेस। अच्छा, यहाँ वाटर वेपर अगर लिए या मॉइस्ट एयर, काफी ज्यादा मॉइस्चर रहने वाली एयर लेते तो वो जैसे फॉग निर्माण होता है तो मालूम है अपने को कि वहाँ से एथरमेनस सब्सटेंस, वो एथरमेनस सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ अगर मान लीजिए एयर लिए अपने, ड्राई एयर या ऑल गैसेस, सो ऑल विल बी नथिंग बट द डायथर्मेनस सब्सटेंसेस। ग्लास डायरेक्टली अपने को मालूम है कि इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी, तो अपने को यानी वो रेडिएशंस मिल जाते हैं, लाइट मिल जाता है। सो दीज आर द सब्सटेंसेस। अब इनमें से कुछ अलग नाम देते, देखो जिस बॉडी का एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट काफी ज्यादा है, एक आध बॉडी लिए रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आएगा, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आएगा, एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट, लेकिन जिसका एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट 1 है तो बेस्ट एब्सॉर्बर, परफेक्ट एब्सॉर्बर माना जाएगा। सिमिलरली जिसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर माना जाएगा, और जिसका ट्रांसमीटर कोएफिशिएंट 1 है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सो परफेक्ट ट्रांस। यानी परफेक्ट वर्ड कब आएगा? जब उसके लिए करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, तो परफेक्ट एब्सॉर्बर, परफेक्ट यानी जितनी इंसिडेंट हुई वो पूरी से एब्सॉर्ब कर लिया उसने, तो परफेक्ट एब्सॉर्बर, परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट रिफ्लेक्टर। अच्छा, गुड एब्सॉर्बर बोले तो भी उसका एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? गुड एब्सॉर्बर, तो एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? इस गुड एब्सॉर्बर मतलब ज्यादा,
गुड रिफ्लेक्टर, मिरर लेते, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट किए, रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो गुड रिफ्लेक्टर बोलेंगे। तो शायद वो आप सब कुछ नहीं कर रहा होगा, या आर पार भी निकलने नहीं दे रहा पीछ बैक साइड में, तो गुड रिफ्लेक्टर माना जाएगा उसको, एंड सो ऑन। सो इन दिस वे these are the different substances. परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इसके डिटेल्स अपने को बाद में देखना है, लेकिन परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी क्या हुआ, जिसके ऊपर रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो गई वो पूरी तरह से क्या करेगा, वो अब्सॉर्ब करेगा। ये की वैल्यू क्या रहेगी उसके लिए, 1। सो डिटेल्स अबाउट दैट वी हैव टू सी लेटर ऑन, बट यू हैव टू रिमेंबर एथरमेंस बॉडी, डायथरमेंस बॉडी, गुड अब्सॉर्बर, गुड रिफ्लेक्टर, गुड ट्रांसमीटर एंड सो ऑन। परफेक्ट एब्सॉर्बर बोलने के बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। परफेक्ट एब्सॉर्बर ये की वैल्यू 1, परफेक्ट रिफ्लेक्टर आर की वैल्यू 1, परफेक्ट ट्रांसमीटर टी की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स।